मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे पैसे खर्च करने पर और ज़्यादा पैसे देता है और अगर मैं पैसे कमाता हूँ तो मेरी कमाई का 99% सिस्टम खुद रख लेता है। फिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कंपनी से जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। सक्सेस ग्रुप। ये कंपनी कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य है जो गेम्स बनाता है, इंटरनेट सर्विस देता है, हार्डवेयर बनाता है और यहाँ तक कि कल्चरल कम्युनिकेशन में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। देखते ही देखते कुछ ही सालों में इस कंपनी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इस पूरी कंपनी का सर्वे सर्वा, इसका असली मालिक है हमारा हीरो राज। पूरी दुनिया राज को एक इन्वेस्टमेंट जीनियस मानती है। लोग कहते हैं कि राज जिस चीज को हाथ लगा देता है वो सोना बन जाती है। यहां हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहां रिपोर्टर्स की भीड़ राज को घेरे खड़ी है। एक रिपोर्टर बड़े चाव से पूछता है, राज सर, आज आप सफलता के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है। क्या आप दुनिया को अपनी कामयाबी का राज बता सकते हैं? राज एक गहरी सांस लेता है और बड़ी सादगी से जवाब देता है, सच कहूं तो मेरी सफलता के पीछे सिर्फ मेरा लक है, क्योंकि शुरुआत में मेरा गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे हारना था। मेरा पहला मिशन सिर्फ $500 गंवाना था। जैसे ही राज ये कहता है, कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। साल 2009। एक मामूली सी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में, जहां राज गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसका एक दोस्त कमरे में घुसता है और उसे हिला हिलाकर उठाने लगता है। ओए राज, उठ जा भाई, क्या कुंभकर्ण की औलाद है क्या? जल्दी कर, हम बहुत लेट हो चुके हैं। आज एसोसिएट डायरेक्टर की क्लास है, अगर उसने पकड़ लिया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। राज हड़बड़ा कर उठता है। उसका दिमाग अभी भी सुन्न है। वो अपने दोस्त को देखता है और सोचता है, क्लास? कौन सी क्लास? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दोस्त चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी कर वरना मिस कर देगा। राज आईने में खुद को देखता है। वो अभी सिर्फ 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने आसपास की जगह को गौर से देखता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या साला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैं 10 साल पीछे साल 2009 में वापस आ गया हूँ और मेरे वो सारे अरबों रुपए सब खत्म हो गए? राज खुद को चिकोटी काटता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली रोशनी चमकती है और एक सिस्टम प्रकट होता है। राज की पूरी कुंडली उसके सामने थी। उसके पास सिर्फ $433 बचे थे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, होस्ट, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें इन पैसों को कंपनियों में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या बिजनेस में लगाना होगा। सिस्टम एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर राज इन पैसों को बिजनेस में लगाता है और कंपनी को लॉस होता है, तो वो सारा पैसा राज के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज का दिमाग दौड़ने लगा। मतलब अगर मुझे सिस्टम ने $500 दिए और मैंने वो सारे लुटा दिए, तो वो पूरे $500 मेरे खुद के हो जाएंगे। और अगर मैंने कम पैसे खर्च करके प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तो बचा हुआ पैसा भी मेरा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कांड था। सिस्टम ने बताया कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है, मान लो $1,00,000, तो राज को सिर्फ उसका 1% यानी $1,000 ही मिलेंगे। बाकी 99% सिस्टम ले जाएगा। राज ने अपना माथा ठोक लिया। इसका मतलब पैसा कमाना घाटे का सौदा है। असली फायदा तो पैसा लुटाने में है। अगर मैं जानबूझकर $500 हार जाऊं, तो वो पूरे $500 मेरी जेब में आएंगे। राज खुश हो गया। भाई, अमीर बनना तो अब बहुत आसान है। पैसा कमाना मुश्किल होता है, गंवाना तो बच्चों का खेल है। सिस्टम उससे पूछता है कि वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहता है। राज बिना सोचे जवाब देता है, सक्सेस। सिस्टम उसे पहला टास्क देता है। 14 दिन के अंदर उसे पैसे किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं। राज ने सोचा कि अगले 10 सालों में क्या क्या हिट होने वाला है, वो उन सब को अवॉइड करेगा। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनेगा जो पक्का डूबेंगे। उसके दिमाग में एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। उसने सोचा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ फूंका जा सकता है जहां कोई रिटर्न न मिले? जवाब मिला, गेमिंग बिजनेस। राज जानता था कि एक गेम बनाने में बेहिसाब पैसा खर्च होता है। अगर गेम में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई गेम फ्लॉप होता है तो उसके कोड को कोई कौड़ी के भाव भी नहीं खरीदता। राज ने तय किया कि वो एक ऐसा गेम बनाएगा जो इतना घटिया और बोरिंग हो कि कोई उसे गलती से भी ना खरीदे। राज अपने मिशन पर लग गया। वो ऑनलाइन मार्केट से गेम बनाने के रिसोर्सेज खरीदने लगा। उसने देखा कि गेम बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो सोच रहा था। वो एक एडिटर की तरह अलग अलग मॉडल्स खरीदने लगा।
उसने $2000 सिर्फ गाड़ियों की बेकार सी स्किन्स खरीदने में लगा दिए। फिर डेजर्ट यानी रेगिस्तान और फालतू की सीनरी के मॉडल्स पर $23,000 उड़ा दिए। म्यूजिक के लिए $6,000 दिए। आखिरकार राज ने एक ड्राइविंग सिम्युलेटर टाइप का गेम तैयार किया। ये गेम इतना सिंपल और पकाऊ था कि एक स्टेज पार करने के लिए प्लेयर को 8 घंटे तक बिना कुछ किए सिर्फ गाड़ी चलानी पड़ती और बीच बीच में अचानक से मोड़ आ जाते ताकि प्लेयर फ्रस्ट्रेट होकर गेम बंद कर दे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद राज ने अपना मास्टरपीस तैयार कर लिया। उसने खुद उस गेम को खेल कर देखा। 15 मिनट में ही राज उबासी लेने लगा। सच में साला, इतना बोरिंग गेम आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। जो भी इसे खरीदेगा वो मुझे खानदान भर की गालियां देगा, और गालियां मिलेंगी तो गेम बिकेगा नहीं, और गेम नहीं बिकेगा तो मेरा लॉस होगा, और लॉस मतलब पैसा ही पैसा। राज अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। सीन वापस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में आता है। वहां राज के बाकी दोस्त पागलों की तरह दूसरे गेम्स खेल रहे थे। वो राज से कहते हैं, ओए नूब, तू कल भी क्लास में नहीं आया और आज भी गायब था, क्या कर रहा है तू? राज कहता है, ज्यादा बातें मत करो, गेम पर ध्यान दो। राज उनके साथ गेम खेलने बैठता है, पर वहां भी वो बुरी तरह हार जाता है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, नूब नूब, साला तू तो गेम में भी हार गया। राज मन ही मन मुस्कुराता है, बेटा तुम्हें क्या पता, हारने में ही तो असली जीत है। यहां हमें राज के एक और दोस्त के बारे में बताया जाता है जो दिखने में बहुत सीरियस है और शायद राज के इस पागलपन को समझ पाए या फिर उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी करे। हॉस्टल के उस कमरे में राज अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। वो कुछ भी करता है, इसलिए उसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। राज गेमिंग में इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वे सब वापस से गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद राज उनसे कहता है, चलो भाई, मैं जा रहा हूं सोने के लिए, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इसी के साथ राज सोने चला जाता है। सोते समय राज के मन में एक ही बात चल रही थी, भले ही मैं अभी ये गेम हार चुका हूं, लेकिन जो गेम मैंने पब्लिश किया है वो पक्का पैसे लूज करेगा। इससे मुझे $500 का बोनस मिलेगा और फिर मैं उन पैसों से अपने मजे की चीजें लूंगा। राज बड़े बड़े सपने देख रहा था कि $500 उसके हाथ में होंगे और वो अमीर बन जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू कहीं और ही चल रहा था। हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहां एक गेमिंग स्ट्रीमर स्वीट पोटैटो नेटवर्क बैठा है। वो काफी परेशान है और कह रहा है, यार आजकल मार्केट में कोई भी अच्छा गेम आ ही नहीं रहा है जिसकी वजह से मेरे चैनल पर व्यूज गिर रहे हैं। तभी अचानक उसे राज का गेम लोली डेजर्ट हाईवे मिल जाता है। वो हैरान होकर कहता है, ये क्या गेम है और क्या ये सिर्फ $1 का है? गेम के ऊपर लिखा होता है, ये एक ऐसा ड्राइविंग सिम्युलेटर है जिसमें तुम अपनी लाइफ की चॉइसेस पर सवाल करोगे। स्ट्रीमर सोचता है, चलो देखते हैं कि $1 का ये गेम मुझे लाइफ के बारे में क्या सिखाएगा जो मैं इसे खरीदूं। लेकिन जैसे ही वो गेम शुरू करता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये गेम बहुत ज्यादा ही घटिया होता है। इसके FPS और ग्राफिक्स इतने रद्दी होते हैं कि उसे यकीन नहीं आता। स्ट्रीमर चिल्लाता है, ये देखो इसके कंट्रोल कितने बेकार हैं। गाड़ी ऐसे हिल रही है जैसे इसे दौरा पड़ा हो, और साउंड इफेक्ट्स तो और भी घटिया हैं। कौन है वो महान बंदा जिसने इतना कचरा गेम बनाया है? स्ट्रीमर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जैसे वो काफी टाइम से इसे चला रहा है। वो सोचता है, चलो 10 मिनट और खेलता हूं, देखता हूं लेवल पार होता है या नहीं। लेकिन टाइम गुजरता जाता है और स्ट्रीमर की हालत खराब होने लगती है। वो फ्रस्ट्रेशन में खुद से पूछता है, साला मैं हूं कौन, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये गेम खेल ही क्यों रहा हूं? वो बस ड्राइव करता जा रहा होता है और रास्ते में कभी कभार कोई मोड़ आ जाता है। गेम में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। स्ट्रीमर को लगता है कि उसकी लाइफ भी इस गेम की तरह है, बिल्कुल बोरिंग और बेमतलब। वो गेम को पॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन गेम रुक ही नहीं रहा होता। साला ये कैसा गेम है, इसमें पॉज बटन ही नहीं है। तभी अचानक गाड़ी क्रैश हो जाती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, गेम ओवर, ट्राई अगेन। स्ट्रीमर गुस्से से पागल हो जाता है। साला 30 मिनट लगाए और ये कह रहा है दोबारा खेलो। वो कसम खाता है कि खाना खाने के बाद वो इस गेम को अपने चैनल का मेन कंटेंट बनाएगा। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। राज अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा अपने गेम के रिव्यूज सुन रहा होता है। पूरा इंटरनेट उसी की चर्चा कर रहा है। स्वीट पोटैटो नेटवर्क पर वो स्ट्रीमर 8 घंटे लगातार इस गेम को खेलता है। अंत में उसे मैसेज मिलता है, बधाई हो, आपने अपनी लाइफ के 8 घंटे इस गेम पर बर्बाद कर दिए। स्ट्रीमर गुस्से में था, पर लोग कमेंट्स में कह रहे थे, हाँ भाई, मैं भी अपनी लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन कर रहा हूं कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं। राज का दिमाग चकरा गया। साला ये घटिया गेम अचानक से सीरीज कैसे बन गया? लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं और इसे देख रहे हैं। राज डर जाता है और तुरंत कमेंट करने लगता है, सुनो भाई, मैं इस गेम का डेवलपर हूं, मैंने इसे जानबूझकर घटिया बनाया है ताकि कोई इसे ना खरीदे। प्लीज इसे मत खरीदना, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन लोग और भी एक्साइटेड हो गए।
ओ देखो, असली क्रिएटर यहाँ है। भाई चिंता मत करो, हमें ऐसा ही गेम चाहिए था। $1 ही तो है, ये लो मेरे पैसे और मुझे ये गेम दे दो। राज को लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है। सिस्टम के पास $1,25,000 जमा हो चुके थे, जबकि राज के हाथ में सिर्फ $900 आए थे। राज रोने जैसा हो गया। ₹900 के लिए मैंने इतनी मेहनत की। उसके दिमाग के अंदर फिर से इमरजेंसी मीटिंग शुरू होती है। राज का एक हिस्सा कहता है, 75,000 कॉपियां बिक चुकी हैं। प्लेटफॉर्म की फीस काटकर $70,000 का प्रॉफिट हुआ है। कन्वर्जन रेट के हिसाब से मुझे सिर्फ $700 मिले हैं। राज सोचता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, उसे अगला फंड इस्तेमाल करना होगा। सिस्टम उसे अब $3 लाख यानी $3 लाख का फंड दे देता है, जिसे 30 दिन में खर्च करना है। राज को इस फंड से लॉस करके $3 लाख कमाने थे। राज तय करता है कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर करेगा जो काम को बिगाड़ने में माहिर हो। उसे अपने एक दोस्त की याद आती है जो कभी कोई काम पूरा नहीं कर पाता। वो उसे खाने पर बाहर ले जाता है। दोस्त पूछता है, भाई अचानक इतना महंगा खाना, क्या तुझे बहुत पैसे मिल गए? राज झूठ बोल देता है, हाँ भाई, एक्चुअली मैं एक बहुत बड़े टाइकून का बेटा हूं और मेरी फैमिली ने मुझे $3 लाख उड़ाने के लिए दिए हैं। दोस्त हैरान हो जाता है, क्या सच में? राज कहता है, मुझे गेम बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्त डलते हुए पूछता है, पर क्या तुझे गेम डिजाइनिंग आती है? ये पैसे डूब गए तो? राज कहता है, अबे पैसे की चिंता मत कर, मेरे पास बहुत है। हम बस मार्केट से बना बनाया कचरा खरीदेंगे और गेम में डाल देंगे। राज को लगा कि वो दोस्त को कन्विंस कर लेगा पैसे वेस्ट करने के लिए, पर उसका दोस्त तो उल्टा चिंता करने लगा। राज ने उसे मनाने के लिए आखिरी कार्ड खेला। तूने लोली डेजर्ट हाईवे के बारे में सुना है? दोस्त बोला, हाँ भाई, वो स्टूपिड सा गेम जो आजकल बहुत फेमस है। राज मुस्कुराया, वो मैंने बनाया है। दोस्त एकदम शॉक हो गया, क्या तू उसका क्रिएटर है? भाई मुझे पता नहीं था तू इतना टैलेंटेड है। अब तो मैं तेरे साथ काम जरूर करूंगा, मेरी लाइफ सेट है। दोस्त इतना जोश में आ जाता है कि कहता है, मैं अभी बुक स्टोर जा रहा हूँ, गेम डेवलपमेंट के बारे में सब पढ़ लूंगा ताकि हम दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बना सकें। तू चिंता मत कर, मैं इस प्रोजेक्ट को सफल बना दूंगा। राज उसे रोकने की कोशिश करता है, अबे ओए रुक, पढ़ना वढ़ना नहीं है। पर दोस्त तो निकल चुका था। राज अपना सर पकड़कर बैठ गया। साला ये बंदा भी अब मेहनत करने लगा, अब मेरा पैसा कैसे डूबेगा? राज अपने दोस्त को जोश में जाते हुए देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये बंदा गेम डेवलपमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी लग रहा है। उसने अपना सिर खुजलाया और सोचा, क्या मैंने इसे अपने साथ लगाकर अच्छा भी किया है या नहीं? कहीं ये अपनी मेहनत से मेरा प्लान चौपट ना कर दे। लेकिन उसी रात वो दोस्त वापस आता है और उसके हाथ में किताबों का एक बड़ा ढेर होता है। राज उसे देखकर चौंक जाता है, अबे तू इतनी ज्यादा बुक्स लेकर आ गया? उन किताबों में कोडिंग और प्रोग्रामिंग की भारी भरकम जानकारी भरी पड़ी थी। दोस्त बड़े गर्व से बताता है कि उसे कुछ ऐसी कोडिंग की तकनीकें मिल गई हैं जो बहुत काम की हैं। लेकिन राज मन ही मन बहुत गुस्से में था। वो सोच रहा था, साला ये पहले प्रोग्रामर था भी कि नहीं, या अब प्रोग्रामर बनने का ट्राई कर रहा है। राज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, तुम लगे रहो। वो बेचारा पूरी रात प्रोग्रामिंग सीखने में जुट गया। अगली सुबह राज ने उसे थोड़ा भटकाने का प्लान बनाया। उसने कहा, देख भाई, हम कोडिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा ध्यान डिजाइनिंग पर होना चाहिए। वैसे भी आजकल इंडस्ट्री में इतनी नई नई चीजें आ चुकी हैं कि ये पुरानी बुक्स पढ़कर कोई फायदा नहीं है। दोस्त बेचारा मासूमियत से बोला, अच्छा इसीलिए ये बुक्स सेल पर मिल रही थीं। साला ये किसी काम की नहीं है और दुकानदार रिफंड भी नहीं देने वाला। राज अंदर ही अंदर खुश हुआ और बोला, कोई बात नहीं, इन बुक्स में से थोड़ा बहुत देख लो, जो काम का लगे। हम इन बुक्स का खर्चा अपनी कंपनी के क्लेम में डाल देंगे। राज ने सोचा कि चलो उन 3 लाख में से कम किताबों के पैसे तो कम हुए। कुछ ही देर बाद वो दोस्त वहीं सो गया। राज उसे देखकर मुस्कुराया, जरा इसे देखो, ये तो अभी से सो चुका है। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहिए जो लेजी हों और ज्यादा काम ना करें। मेरे पास जितने ज्यादा ऐसे लोग होंगे, मेरा पैसा उतनी जल्दी डूबेगा। अगले दिन राज ने अपना मास्टर कार्ड निकाला। उसने अपने दोस्त को बताया, हम एक मोबाइल गेम क्रिएट करेंगे, वो भी एक कार्ड गेम। दोस्त ने पूछा, कार्ड गेम? राज ने कहा, हाँ, हम 3 किंगडम्स की थीम पर एक कार्ड गेम बनाएंगे। मैंने गेम के कुछ टेम्पलेट्स पहले ही ले लिए हैं, तो चलो काम शुरू करते हैं। दोस्त ने थोड़ा डाउट जताया, राज, एक और गेम भी तो है जो इसी थीम पर बहुत ग्रो कर रहा है। मैंने सुना है बहुत सारी कंपनियां आजकल कार्ड गेम बना रही हैं, यहां तक कि उन पर कॉपीराइट भी बहुत सख्त है। हम उनकी कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकते। राज यही तो सुनना चाहता था। वो जानता था कि ये मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और यहाँ फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसने मन में मीटिंग की, जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन उतना जल्दी मेरा गेम फ्लॉप होगा। राज ने एक और शातिर प्लान बताया,
गेम के अंदर हम चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा रखेंगे। आमतौर पर चीज़ें 5 से 1000 युआन तक होती हैं, लेकिन हम लेजेंडरी और एपिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे। इससे लोग गुस्सा होंगे, हमें घटिया रेटिंग देंगे और हमारा गेम कोई नहीं खेलेगा। राज ने वेल्स यानी उन खिलाड़ियों के बारे में सोचा जो पागलों की तरह गेम में पैसे उड़ाते हैं। उसने कहा, हम गेम को इतना महंगा और ऐसा बनाएंगे कि ये वेल्स भी इसमें पैसे ना लगा सकें। गेम की शुरुआती कीमत ही $10 होगी और गेम के अंदर एक परमानेंट पैक होगा जो 30 युआन का होगा। इसे खरीदने के बाद प्लेयर और कुछ नहीं खरीद पाएगा। लोग गुस्सा होकर कहेंगे कि ये कितना स्टूपिड और महंगा गेम है। राज खुद को जीनियस समझ रहा था। राज ने गेम के एसेट्स यानी टेम्पलेट्स, दीवारों के कलर, मॉडल्स आदि खरीदने में $1,00,000 लगा दिए। वो मन ही मन दुखी था कि वो सिर्फ 1,00,000 ही खर्च कर पाया, उसे और भी ज्यादा पैसे लुटाने थे। उसने दोस्त को बताया कि आगे हमें स्क्रीन, यूआई, इफेक्ट्स और कार्ड्स पर और भी पैसे खर्च करने हैं। दोस्त हैरान था कि राज इतना अमीर है कि जहां देखो वहां पैसे फूंक रहा है। राज ने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के लिए 3,000 और बाकी चीजों के लिए 10,000 अलग से रख दिए। उसने अपने दोस्त से कहा, बाकी सारा पैसा आर्ट्स और कैरेक्टर्स के डिजाइन में लगा दो। दोस्त ने कहा, राज मैंने कुछ टीवी शोज देखे हैं पर मुझे किंगडम के कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। राज ने आंखें मूंद कर कहा, चिंता मत कर, जैसा बनाना है बना ले, मुझे तुझ पर भरोसा है। असल में राज यही तो चाहता था कि वो गलतियां करे और गेम फेल हो जाए। दोस्त ने कैरेक्टर्स डिजाइन करने के लिए एक नए आर्टिस्ट को ढूंढा। उसने एक चिबी स्टाइल आर्टिस्ट जो छोटे और क्यूट कैरेक्टर्स बनाता है उसे चुना। राज ने देखा कि वो आर्टिस्ट नया है और रियलिस्टिक ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं है। राज ने फौरन कमेंट किया, हमें मोबाइल गेम के लिए बहुत सारा कस्टम आर्टवर्क चाहिए, बताओ कितने पैसे लोगे। राज ने सोचा कि नया आर्टिस्ट और किंगडम की थीम पर क्यूट कैरेक्टर्स, किंगडम के फैंस तो गालियां देकर गेम को फ्लॉप करा देंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दोस्त ने कैरेक्टर्स की पूरी लिस्ट दिखाई। उसमें हर कैरेक्टर का नाम, कोड और उसकी स्टोरी थी। राज ने देखा कि दोस्त ने सिर्फ नाम छापे हैं, जबकि ओरिजिनल स्टोरी बिल्कुल अलग थी। राज खुश हुआ, सही है, इसे कुछ नहीं पता। तभी दोस्त को एक आइडिया आया, राज कैसा रहेगा अगर हम सारे किंगडम के फाइटर्स को फीमेल बना दें, ये तो तबाही मचा देगा। राज एकदम शॉक हो गया और चिल्लाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज को पता था कि अगर कैरेक्टर्स को फीमेल बना दिया तो गेम पॉपुलर हो सकता है, जो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसने बहाना बनाया कि वो ओरिजिनल स्टोरी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, पर असली डर ये था कि कहीं गेम हिट ना हो जाए। कहानी अब एक दूसरी सिटी, मो सिटी में शिफ्ट होती है। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के आर्ट डिपार्टमेंट में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का अपने दोस्त से पूछता है, भाई तुझे क्या नया काम मिल गया है, कौन सा कस्टमर है जो इतना सारा आर्टवर्क मांग रहा है। राज मन ही मन बहुत खुश है। वो सोच रहा है कि इस महीने के एंड तक उसे खाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा डुबाने वाला है। आर्टिस्ट उससे रिक्वायरमेंट पूछता है, भाई तुम्हें असल में क्या बनवाना है, तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं। यहाँ एक मज़ेदार सीन दिखाया जाता है। जब भी राज कुछ सोचता है तो बैकग्राउंड में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा माहौल बन जाता है। राज बहुत ही अजीबोगरीब शर्तें रखता है। वो कहता है, देखो, मुझे तुम्हारी वो पुरानी चीबी स्टाइल वाली ड्राइंग नहीं चाहिए। मुझे टोटल 50 कैरेक्टर्स चाहिए और हर एक कैरेक्टर की 4 अलग अलग ड्राइंग्स होनी चाहिए, यानी मुझे टोटल 200 ड्राइंग्स चाहिए। आर्टिस्ट और उसके दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। आर्टिस्ट सोचता है, मैं तो हमेशा छोटे और क्यूट कैरेक्टर्स बनाता हूं, पर ये क्लाइंट तो कुछ और ही मांग रहा है। वो अपनी हिम्मत जुटा के कहता है, ठीक है, लेकिन एक सेट यानी 4 ड्राइंग्स की कीमत 2000 होगी। मुझे पता है ये प्राइस थोड़ी हाई है, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। राज मन ही मन नाचने लगता है। उसे लगता है कि ये बंदा बहुत कम पैसे मांग रहा है, पर वो उसे और भी ज्यादा पैसे देने का प्लान बनाता है ताकि 3 लाख का फंड जल्दी खत्म हो। आर्टिस्ट सफाई देने लगता है, देखो, ये सबसे लोएस्ट प्राइस है, क्योंकि हमें बिल्कुल नए कैरेक्टर्स बनाने हैं, हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं है और तुम्हारे प्लानर को भी इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। राज यहाँ अपनी रिवर्स बार्गेनिंग शुरू करता है। वो कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस एक्स्ट्रा मेहनत के लिए और भी ज्यादा पैसे दे दूं। आर्टिस्ट तो बिल्कुल शॉक हो गया। वो सोचता है, क्या ये कोई लेजेंडरी बंदा है, लोग पैसे कम कराते हैं और ये बढ़ा रहा है। राज उसे कैरेक्टर्स की लिस्ट भेज देता है। जब आर्टिस्ट उस लिस्ट को देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। कैरेक्टर्स की डिटेल्स बहुत ही धुंधली और अजीब होती हैं। वो राज से कहता है, भाई ये डिटेल्स क्लियर नहीं है, मैं ऐसे रेफरेंस से कैसे ड्रॉ करूंगा। राज बेपरवाही से कहता है, मुझे तुम्हारी आर्ट पर पूरा भरोसा है, तुम जैसा चाहो वैसा बनाओ। अगर तुम्हें डर है कि मैं बाद में मुकर जाऊंगा तो इस चैट का स्क्रीनशॉट ले लो एविडेंस के तौर पर। आर्टिस्ट को यकीन हो जाता है कि क्लाइंट सच्चा है और वे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। राज बहुत खुश होता है। चलो, पैसे ठिकाने लग गए, अब बस सर्वर का खर्चा बचा है। मैं मार्केटिंग पर 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा, जिससे गेम के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा और गेम चुपचाप फ्लॉप हो जाएगा। दूसरी तरफ आर्टिस्ट अपने दोस्तों को बुलाता है। वे चौंक जाते हैं कि क्या कोई सच में 4 ड्राइंग्स के लिए $3000 दे रहा है।
वे कहते हैं, भाई हमारा स्टाइल तो चीबी है, हम ये कैसे बनाएंगे? आर्टिस्ट उन्हें समझाता है कि कस्टमर ने साफ मना किया है कि उसे चीबी स्टाइल नहीं चाहिए। वे सोचते हैं कि शायद क्लाइंट उन्हें टेस्ट कर रहा है। आर्टिस्ट जोश में आकर कहता है, सच कहूं तो मुझे खुद चीबी ड्राइंग से नफरत होने लगी थी। आजकल हर मोबाइल गेम में वही ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। पर अब मौका आ चुका है, हम अपना असली हुनर दिखाएंगे। हम ऐसे कैरेक्टर्स बनाएंगे जो इंसानों जैसे नहीं दिखेंगे और जिनका स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। उसके दोस्त डरते हैं कि वे इस नए स्टाइल में एक्सपीरियंस्ड नहीं है, पर आर्टिस्ट कहता है, चिंता मत करो, मैं डिजाइन करूंगा, तुम बस कलर और फिनिशिंग में मेरी हेल्प करना। वे सब पूरी एनर्जी के साथ काम में जुट जाते हैं। 3 हफ्ते कड़ी मेहनत में गुजर जाते हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। आर्टिस्ट के पास भी वैसा ही टैबलेट है जैसा मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूं। फाइनली काम खत्म होता है और वे सब खुशी से झूम उठते हैं। आर्टिस्ट राज को मैसेज करता है, 200 ड्राइंग्स रेडी हैं। अगले दिन राज मैसेज देखकर हैरान रह जाता है, इतनी जल्दी फिनिश कर दिया? वो अपनी कंपनी का बैलेंस चेक करता है। 3 लाख में से अब सिर्फ 8,700 यानी करीब 8,000 रुपए बचे थे। वो सोचता है कि 8,000 तो उसके दोस्त की सैलरी है जो वो महीने के अंत में देगा, बाकी बचे हुए पैसे भी वो गेम की किसी छोटी मोटी चीज में उड़ा देगा। जैसे ही राज ड्राइंग्स डाउनलोड करके देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ड्राइंग्स का स्टाइल इतना अनोखा और जबरदस्त होता है कि राज की चीख निकल जाती है। ये क्या चीज है? क्या ये वही ड्राइंग्स हैं जिनके लिए मैंने पैसे दिए थे? राज को अपनी गलती का एहसास होता है। साला, मैंने गलत बंदे को काम दे दिया। ये तो चीबी आर्टिस्ट के भेष में कोई लेजेंडरी पेंटर निकला। राज के दिमाग में फिर से इमरजेंसी मीटिंग शुरू होती है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। गेम 2 दिन में रिलीज होने वाला है, वरना सिस्टम पैसे नहीं देगा। राज खुद को दिलासा देता है कि भले ही आर्ट अच्छी है, पर प्लेयर ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि गेम का पूरा स्टाइल ही बहुत पुराना और अजीब है। राज के दोस्त पूछते हैं कि गेम का नाम क्या रखने वाले हो? राज कहता है, इसका नाम होगा घोस्ट जनरल। वे सब पार्टी करते हैं कि काम खत्म हुआ। राज का दोस्त उससे पूछता है, भाई ये रिलीज कब होगा? राज कहता है कि शायद नाम घोस्ट जनरल है, पर पता नहीं कब आएगा। वो जैसे ही सर्च करता है, उसे दिखता है कि गेम तो सुबह ही रिलीज हो चुका है। राज और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि इतनी जल्दी रिलीज भी कर दिया। गेम के डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा था, बस इतना ही कि ये एक आम सा कार्ड गेम है। राज का दोस्त कहता है, चलो देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। वे गेम खरीदना शुरू करते हैं। कीमत है 10 युआन। जैसे ही वे ट्यूटोरियल खत्म करते हैं, सबके अकाउंट में लेजेंडरी कार्ड्स निकलने लगते हैं। एक दोस्त चिल्लाता है, अरे मुझे इतनी जल्दी ऑरेंज कैरेक्टर मिल गया, मैं कितना लकी हूं। पर तभी पता चलता है कि सबके साथ यही हो रहा है। किसी के 2 तो किसी के 3 लेजेंडरी कार्ड्स निकल रहे हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या गेम अभी टेस्टिंग फेज में है जो इतने अच्छे कार्ड्स दे रहा है। तभी उनकी नज़र गेम की मेंबरशिप पे पड़ती है। गेम में सिर्फ एक ही चीज़ खरीदी जा सकती है, 30 युआन का परमानेंट मेंबरशिप कार्ड। इसे खरीदने के बाद आपको बस 10 एक्स्ट्रा डेली कार्ड्स मिलेंगे, पर इसके अलावा आप गेम में 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। दोस्त कहते हैं, ये तो बहुत यूजलेस है। दूसरे गेम्स में तो पैसे खर्च करने के हजारों तरीके होते हैं, यहाँ तो हम और पैसे लगा भी नहीं सकते। वे सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या ये फाइनल वर्जन है या आगे कुछ और बड़ा होने वाला है?